आज हम टैली का वर्क करेंगे कि सबसे पहले टैली क्या है, कैसे काम करती है। तो जब हम टैली को ओपन करते हैं, हमने यहाँ पर जो डेस्कटॉप पर टैली आइकॉन है इसको ओपन करते हैं। टैली के अलग अलग वर्जन होते हैं, हम जो कर रहे हैं वो tally.erp है। tally.erp इसमें सबसे जो नया फीचर जोड़ा गया था वो था जीएसटी, क्योंकि वर्तमान समय में बिना जीएसटी के अकाउंटिंग का कोई महत्व भी नहीं है। जब हम टैली को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाती है। हम सिर्फ एस्केप दब प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये 6 ऑप्शन आ जाते हैं, जिससे हमें सिलेक्ट कंपनी करनी है। हम सिलेक्ट पर करते हैं, हमारे पास जो भी कंपनी पहले से अवेलेबल होगी हम उसको सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास पहले से कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है तो एक ऑप्शन काम नहीं करेगा। लॉगिन एज रिमोट यूजर, अगर आपने रिमोट लॉगिन पढ़ी हो, रिमोट लॉगिन में वास्तव में क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ सेंटर में और आप अपने घर पर हैं, आपके उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर टैली की एक आईडी प्रेस करनी होगी और एक पासवर्ड, जो कि आपके यहाँ पर आपको F5 प्रेस करेंगे tally.net आईडी हो जाएगी और वो लिंक के द्वारा आप उसे रीसेट कर सकते हैं। अगर हो सका तो इसका भी हम यूज करेंगे। क्रिएट कंपनी से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप से जो हमारे पास डेटा है, क्या होता है कि डेटा तो बहुत यूजफुल होता है। अब मान लीजिए किसी कारण से हमारा कंप्यूटर परेशान करता है, तो हम काम करने के बाद पेन ड्राइव में या किसी भी रिन्यूएबल मीडिया में उस डेटा का एक बैकअप ले लेते हैं और उस डेटा को वापस कंप्यूटर में डालने की प्रोसेस जो होती है वो रीस्टोर होती है, कोड से हम बाहर आ सकते हैं। जब हम किसी भी ऑप्शन पे जाते हैं तो एक कैरेक्टर रेड होता है। इस रेड होते हुए कैरेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम उस कैरेक्टर को प्रेस करें। जैसे हम एस प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी पे चले जाएंगे, एल प्रेस करेंगे तो लॉगिन एज रिमोट यूजर पे चले जाएंगे, सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट कंपनी पर, बी प्रेस करेंगे तो बैकअप पर, आर प्रेस करेंगे तो रीस्टोर पर। अब और क्यू प्रेस करेंगे तो हम क्विट हो जाएंगे, मतलब टैली से बाहर हो जाएंगे। टैली हमें प्रोसेस देती है कि हम हिंदी या किसी भी भाषा में कंपनी वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है क्योंकि पूरा अकाउंटिंग वर्ड जो होता है वो इंग्लिश चलता है, इसलिए हम इंग्लिश में वर्क करते हैं। अब सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। हमने कंपनी का नाम दिया सफलता, जो भी नाम देना है, जो कंपनी का नाम होगा वही उसका मेलिंग नेम होगा। एड्रेस, अब हमारी कंपनी कहाँ पर है, जैसे करोद भोपाल। इसके बाद कंट्री इंडिया और स्टेट क्या होगी, मध्य प्रदेश। स्टेट देना कंपलसरी, पिन कोड दे देते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये हमारी चॉइस है। लेकिन जो फाइनेंशियल होता है, हमें मालूम है कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। और यहाँ पे अभी हमें अगर पासवर्ड देना हो तो जो बेस करेंसी से हम बोले वो रुपीज़ है और जो फॉर्मल नेम है वो INR मतलब इंडियन नेशनल रुपीज़। अब सफिक्स करना है, मिलियन में शो करना है, पैसे होंगे, ये सभी सेटिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटर करेंगे, हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। क्रिएट होने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखाता है गेटवे ऑफ टैली राइट साइड पे, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम दिखा रहा है, नीचे दिख रहा है नो वाउचर इंटर, क्योंकि अभी हमने कोई एंट्री तो की नहीं है। और जो पीरियड भी दिखा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक रहेगा, यहाँ करेंट डेट है। अब अगर हमें लेजर बनाने, तो लेजर वास्तव में क्या होता है, टैली में कई टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब हर अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन को एक नाम देते हैं, उसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप। अब जैसे हमने यहाँ पर अकाउंट इन्फो पे गए और लेजर करा और यहाँ पे हमने लिखा बैंक अकाउंट। अगर हम बैंक अकाउंट का मतलब है कि अगर हम बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में होगा। ओवरड्राफ्ट भी सुना होगा वैसे, उसके बारे में फिर हम अलग से बताते हैं। ब्रांच डिवीजन, कैपिटल, अभी हम कुछ बता रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है। कैपिटल मतलब कि जब व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो धन लगाते हैं वो क्या कहलाता है, कैपिटल अकाउंट कहलाएगा और उसका ग्रुप भी कैपिटल आएगा।
करंट असेट्स मालूम होगा, जो भी नगद पैसा आपके पास होता है, लायबिलिटी। डिपॉजिट असेट्स, इसको समझिए। जब आप किसी व्यक्ति को कोई धन देते हैं एडवांस, और वो एक कंडीशन पूरी होने के बाद ब्याज की या बिना ब्याज के आपको वापस प्राप्त होता है। सपोज करो हमें सेंटर चला रहे हैं, तो ये हमने कुछ न कुछ एडवांस मकान मालिक को दिया है। वो कब रिटर्न करेंगे? जब हम ये जगह खाली करेंगे। कितना देंगे? उतना ही जितना हमने जमा किया। तो इसको बोलते हैं डिपॉजिट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा खर्च जो माल के साथ जोड़ा जा सकता है या माल तैयार होने के पहले होता है, उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और ऐसे एक्सपेंसेस जो माल तैयार होने के बाद होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, ये सभी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। डायरेक्ट इनकम ऐसी आय जो सेल्स और सर्विस होती है। सपोज कर लीजिए मैं फीस लेता हूँ, तो वो क्या है? डायरेक्ट इनकम है। ड्यूटी एंड टैक्स में इसमें अलग अलग टाइप के टैक्स आएंगे। इसमें फिक्स असेट्स, जब कोई हम स्थायी संपत्ति खरीदते हैं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, व्यापार में यूज करना होता है। जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा, क्या है? फिक्स असेट है। फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, रिवॉल्विंग चेयर जिस पे हम बैठे हैं, ये सब क्या है? फिक्स असेट्स हैं। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी आय जो सेल्स और सर्विस के अलावा होती है, वो हमारा काम नहीं। मान के चलिए हमारी कोचिंग में कुछ कबाड़ा इकट्ठा होता है, जैसे मदरबोर्ड वगैरह, सेकेंड हैंड, बाद में हम उन्हें बेचते हैं, बेच के हमें कुछ ना कुछ तो इनकम होती है, तो वो डायरेक्ट नहीं, क्योंकि हमारा काम वो नहीं। हमारा काम है फीस प्राप्त करना, पढ़ाकर फीस लेना। लेकिन जब इस तरीके की इनकम होगी तो वो क्या होगी? इनडायरेक्ट इनकम। इन्वेस्टमेंट, हम फ्यूचर में लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई धन खर्च करते हैं, और वो धन हमें लाभ भी दे सकता है, हानि भी। जैसे आपने शेयर सुना होगा, हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर आपको रिस्क होती है। जैसे आप कभी एडवर्टाइज देखते हैं म्यूचुअल फंड, उसके नीचे टैगलाइन आती है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो क्या हो गया आपका? इन्वेस्टमेंट। लोन एंड एडवांस, यहाँ पर लोन के दो ग्रुप हैं। जब हम किसी को उधार देते हैं तो वो लोन एंड एडवांस में आएगा, लेकिन जब किसी से उधार लेते हैं तो वो किस में आएगा? लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे दायित्व होता है। लोन एंड एडवांस का एक और मतलब, जैसे हम कोई माल खरीद रहे हैं और किसी व्यापारी को हम एडवांस पैसा देते हैं, तो वो भी किस में आएगा? लोन एंड एडवांस पे। परचेस अकाउंट, जब हम माल खरीदेंगे और जब बेचेंगे तो सेल्स में। यहाँ पर एक सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन का मतलब होता है कि हम जब किसी व्यक्ति को उधार पैसा दे, जैसे हमने कोई उधार दिया, साथ में उसकी एक सोने की चेन रख ली या कोई बाइक रख ली, तो गारंटी कि वो पैसे वापस देगा, तो वो सिक्योर लोन होता है। लेकिन नहीं देगा तो वो अनसिक्योर है। सिंडिकेट, क्रेडिटर और डेटर, वो व्यक्ति या फर्म जिससे हम उधार माल ले रहे हैं तो वो क्या होगा? क्रेडिटर, और जिसको हम उधार माल दे रहे हैं वो होगा डेटर। तो ये हो गया हमारे ग्रुप। अभी हम एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ग्रुप समझ रहे थे कि जिसमें आप आगे करें तो आपको समझ में जाए, एक क्लियरिटी जाए। अकाउंटिंग बाउचर, जब हम अकाउंटिंग बाउचर में जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बाउचर होते हैं। आप यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी यस कर लेंगे, F11 प्रेस करके, तो हमारे पास पूरे जाएंगे। देखिए पहला जो बाउचर है वो है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में सिर्फ दो एंट्री होती है, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक से पैसा निकालते हैं। मतलब अगर जिसने पढ़ी हो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में होती है। मतलब कॉन्ट्रा में सिर्फ दो एंट्री होती है, बैंक में पैसा जमा करने की और बैंक से पैसा निकालने की। इसके अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं की जाती। कई बार ऐसा होता नहीं कि उन्होंने कहा बैंक शब्द है हमने कॉन्ट्रा में एंट्री कर दी, ऐसा नहीं है। जब बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में आएगी। पेमेंट, जब व्यापार में हम किसी भी प्रकार का धन जाता है, व्यापार से धन जाता है, माल खरीदने के अलावा, जब हम माल खरीदते हैं तब भी धन जाता है, लेकिन माल खरीदने के अलावा जब भी धन जाता है तो वो एंट्री किस में होती है? पेमेंट में होती है। जैसे हमने ब्याज दिया, हमने किराया दिया, हमने वेतन दिया, हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, यहाँ माल नहीं है। माल खरीदेंगे तो पेमेंट में नहीं एंट्री होगी, लेकिन अगर माल खरीदने के अलावा हम कोई भी एंट्री करेंगे तो वो पेमेंट में होगी। हमने प्रिंटर खरीदा, एंट्री किस में हुई? पेमेंट में। रिसीव, पेमेंट के अपोजिट है। जब भी व्यापार में पैसा आता है, माल को बेचने के अलावा जो भी पैसा आता है वो एंट्री रिसीव में होती है। जैसे कि ब्याज आया, हमने पुराना फर्नीचर बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, ये एंट्री रिसीव में होगी। जर्नल,
पेमेंट और रिसीव का सीधा रूल है कि उनमें एक लेजर का कैश होना आवश्यक है। जैसे कि हमने दान दिया, तो दान दिया एंट्री पेमेंट डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर हमने दान में माल दे दिया, कई बार होता है ना कि हम दुकान में से 1 किलो शक्कर उठा के दे दी, एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, तो वो एंट्री किस में होगी? पेमेंट में होगी। तो जब पेमेंट में एंट्री होगी, लेकिन अगर हमने बिस्किट दे दिया तो वो एंट्री किस में होगी? जर्नल में, क्योंकि एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस। वहाँ गुड्स यूज हो रहा है, ना कि कैश यूज हो रहा है। ऐसे जब हम नगद से व्यापार चालू करते हैं तो एंट्री कैपिट रिसीव में होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिट है। लेकिन अगर हम कैश से नहीं कर रहे हैं, हम आप माल से चालू कर रहे हैं, तो एंट्री किस में होगी? जर्नल में। जब हम व्यापार में माल बेचते हैं सेल्स में, तो नगद बेचे चाहे उधार बेचे, वो एंट्री किस में होगी? सेल्स में होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम चेक यूज कर रहे हैं, कैश यूज कर रहे हैं या उधार बेच रहे हैं, सब एंट्री क्रेडिट नोट। अब हमने माल बेच तो दिया, माल बेच दिया, लेकिन माल ख़राब भी हो सकता है या और किसी कंडीशन से सामने वाला हमें माल वापस करता है। तो एक रूल होता है कि जब वो हमें माल वापस करता है तो हम उसे नगद पैसे नहीं लौटाते, हम उसे एक नोट बना के देते हैं। जब वो अगली परचेसिंग हमसे करेगा तो उस पैसे को हम उससे एडजस्ट कर लेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में होगी। परचेस में जब हम माल खरीदते हैं, अब वो चाहे उधार हो चाहे नगद हो, जैसे सेल में कंडीशन थी सेम कंडीशन परचेस में होगी। और डेबिट नोट में एंट्री जो होती है जब हम माल वापस करते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने नगद जब माल वापस आया तो एंट्री किस में हुई? क्रेडिट नोट में। लेकिन जब माल खरीद वापस करेंगे तो किस में आएगी? डेबिट नोट में। यहाँ पर हम ऑप्शनल वाउचर को यस कर लेते हैं। अब हो गया रिवर्सिंग जर्नल। नॉर्मली जर्नल में जो एंट्री होती है वो बिना कैश के होती है, लेकिन किसी कारण से हमारी एंट्री गलत हो जाती है तो इस वाउचर का यूज कम होता है, क्योंकि जब कॉपी में एंट्री होती थी, मैनुअल अकाउंट होता था, तो वहाँ पे एंट्री को वापस अमाउंट हमसे मान चलिए 1000 की जगह 2000 लिखा गया तो 1000 की रिवर्स एंट्री करनी होती थी, उसके लिए रिवर्सिंग जर्नल यूज करते थे। लेकिन कंप्यूटर में तो हम डायरेक्ट टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, काटना नहीं पड़ती। मेमोज में जो एंट्री होती हैं वो मेमोरेंडम वाउचर में, वो बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। मतलब कि उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना, मेमोरी में रखना। मेमोरेंडम मतलब मेमोरी। यहाँ पर जो भी आप एंट्री करते हो, जैसे हम इस डेट को माल खरीदेंगे या इसका ऑर्डर दिया या ऑर्डर प्राप्त हो, यहाँ तक हमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई माल का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक थिंकिंग है, माल को ऑर्डर मिला है लेकिन पैसे तो नहीं मिले। अगर पैसे मिलेंगे एडवांस में तो एंट्री होगी, या हम एडवांस में पैसे देंगे तो एंट्री होगी। तो इस टाइप की एंट्री किसमें होती है? मेमोरेंडम में। तो एक इंट्रोडक्शन है, इसको आप अच्छे से समझिए, फिर इसके बाद हम अगले उसमें आपको एक एक एंट्री करना सिखाएंगे।